औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हम लाइव क्लासेस दे रहे थे तो बीच में जो पावर सप्लाई कट हो रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो अपलोड करूं। तो इसीलिए मैं रिकॉर्डेड जो वीडियो है तो आप इसके ज़रिए अपना जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है इसके जो क्वेश्चंस है बहुत आसान अल्फाजों में समझ सकते हो। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है इसमें और आपको बहुत आराम से ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो मेहरबानी करके जो भी क्वेश्चन पढ़िएगा बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, क्योंकि कल आपका पेपर है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कोई भी क्वेश्चन गिरना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है और इसमें से जो भी क्वेश्चंस आपको आएंगे तो मैं चाहता हूं कि वो जो आपके क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है रोल ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम। ठीक है, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या किरदार रहता है सर्च एंड रेस्क्यू टीम। सर्च तो आपको पता ही है, ढूंढने को कहते हैं, और रेस्क्यू बचाने को कहते हैं। ये एक टीम होती है। इनका रोल क्या होता है जब भी कहीं पे कोई आफत आती है, डिजास्टर आ जाता है, तो वहां पे इस टीम का क्या रोल रहता है। ठीक है, बट मैं आपको ये बता के चलूं कि ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें ये लिखना है कि इसमें एक तो टीम लीडर का रोल होता है, दूसरा जो टीम मेंबर्स होते हैं उनका अलग रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन यहां पे करेंगे रोल ऑफ टीम लीडर। टीम लीडर का रोल क्या होता है? टीम लीडर का रोल यह है कि टू असेस द डिजास्टर एरिया एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन एक्सटेंट ऑफ डैमेज। टीम लीडर का काम यह है कि उसको देखना है कि कहां पे डिजास्टर आया है, कहां पे आफत आई है, और फिर उसके बाद यह भी देखना है कि वहां पे कितना डैमेज, कितना नुकसान हुआ है। क्लियर? टीम लीडर का काम यही है कि उसको पहले देखना है कि आफत कहां पे, डिजास्टर कहां पे आया है, और फिर उसके बाद उसको ये चीज देखना कि वहां पे किस हद तक डैमेज हुई है। क्लियर? उसके बाद इसका दूसरा काम है टू फाइंड द सेफेस्ट अप्रोच टू द डिजास्टर एरिया। देखो, इसको अपनी टीम को लेना है वहां पे जहां पे डिजास्टर आया होगा, तो इसको एक ऐसा अप्रोच ढूंढना है, एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जहां से ये वो वहां पे पहुंच सके। जो डिजास्टर एरिया होता है वहां पे पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए ना, जहां पे हम पहुंच सकेंगे, जहां पे टीम जो मेंबर्स है वो पहुंच सकेंगे। तो ये टीम लीडर का काम होता है कि उसको ये देखना है कि हम किस रास्ते से जाए और किस रास्ते से हम डिजास्टर एरिया पे पहुंच जाएंगे आसान से और एहतियात से। ठीक है, और नेक्स्ट टू टेक ऑल प्रिकॉशंस टू सेफगार्ड सर्च एंड रेस्क्यू टीम। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये टीम लीडर जो होता है इसको हर एक टीम मेंबर का ख्याल होना चाहिए और इसको हर एक वो इकदाम उठाने हैं जिससे टीम मेंबर जो है वो आराम से वहां पे जा सके बिना नुकसान के, उनको कोई जानी या माली नुकसान नहीं होना चाहिए। तो टीम लीडर का काम यही होता है। तो अब आपका क्वेश्चन ये था कि रोल ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम क्या होता है। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले इसमें रोल होता है टीम लीडर का। टीम लीडर को क्या करना है, उसको पहले ये देखना है कि डिजास्टर कहां पे आया है और वहां से कलेक्ट इंफॉर्मेशन करनी है कि किस जगह पे आया है और कितना ज्यादा डैमेज हुआ है। ठीक है, और दूसरा उसको क्या काम करना है, उसको एक सेफेस्ट अप्रोच ढूंढना है कि हम कहां से, किस रास्ते से डिजास्टर एरिया तक पहुंच जाएंगे। तीसरा हर वो इकदाम उठाने हैं जिससे हमारे जो उनके टीम मेंबर्स होंगे उनको कोई जानी नुकसान ना हो। तो ये है टीम लीडर का काम। ठीक है, इसके बाद जो रोल होता है टीम मेंबर्स का, जो टीम मेंबर्स का किरदार होता है वो क्या होता है, वो ये होता है उनको पहले ही काम एंड कूल रहना पड़ेगा। ठीक है, वो रहने चाहिए काम एंड कूल। उनको ये कुछ ऐसे टीम मेंबर्स भी होते हैं जो जल्दी में काम करते हैं, लेकिन ऐसे जल्दी का काम शैतान का होता है, फिर उसके बाद वो काम नहीं होता है। ठीक है, जब सारे टीम मेंबर्स अपनी मनमानी करेंगे तो उससे काम नहीं हो जाएगा, उससे दरहम बरहम सब कुछ होगा। तो इसीलिए जो ये टीम मेंबर्स होते हैं उनका सबसे पहला काम यह है, उनको बहुत आराम से बैठना है, स्टे कूल एंड काम। उनको बहुत आराम से बैठना है ताकि कोई अफरा तफरी ना हो। दूसरा पॉइंट जो है
टू फॉलो कमांड्स ऑफ द टीम लीडर। उनको जो टीम लीडर कहेगा, कमांड देगा, उनको वही सुनना है। बात आई समझ? वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि टीम लीडर को पता होती है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता सही नहीं है। तो और तीसरा पॉइंट जो है, उनको हर एक सेफ्टी इक्विपमेंट अपने साथ होना चाहिए, हत्ता कि उनको हेलमेट भी साथ होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद ऑलवेज वर्क इन पियर्स। यहाँ पे पियर्स है, PAIRS, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बात करूंगा कि उनको क्या काम करना चाहिए, कि उनको अकेले काम नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा पियर्स में काम करना है। ठीक है, तो दो में काम करना है, क्योंकि जब आप पियर्स में काम करोगे, क्या पता किसी जगह कुछ आपको ऐसा काम होगा जहां पे हमें 2 बंदों की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पियर्स में काम करना पड़ेगा उनको। और एक बंदा किसी कॉर्नर पे चला जाएगा, क्या पता ऊपर से कुछ नीचे आ गया, किसी मकान में जहां पे डिजास्टर अर्थक्वेक की वजह से हुआ होगा या किसी आग की वजह से हुआ होगा, तो वहां पे इसलिए इन बंदों को हमेशा पियर्स में काम करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सपोर्ट ईच अदर, और एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, बी केयरफुल ऑल योर एक्शंस, और हर एक एक्शन जो भी वो काम करेंगे उनका ख्याल रखना है कि कहीं मैं ये काम ना करूं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई काम किया, क्या पता इस वजह से कुछ उल्टा होगा, तो बहुत होशियारी से उनको काम करना पड़ेगा। और तीसरा जो 6th पॉइंट है, क्विकली एसेस द कंडीशन ऑफ विक्टिम। अगर उन्होंने किसी विक्टिम को पाया, अगर किसी विक्टिम को उन्होंने पाया, उसको जल्दी एक्सेस करना है कि इस बंदे को क्या हुआ है, और फिर उसी अकॉर्डिंग उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। उसको ये इमीडिएटली प्रोवाइड क्या करना है, फर्स्ट एड। और फिर उसके बाद शिफ्ट द विक्टिम्स टू द सेफेस्ट प्लेस। फिर उसके बाद उस विक्टिम को एक सेफेस्ट प्लेस, एक अच्छी प्लेस पे ले जाना है, ताकि वो फिर उसको वहां पे बचा सके। ठीक है, तो ये आपने सीखा क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज रोल ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम। मैं फिर से बताऊंगा, रोल ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम का इतना काम होता है, इसमें एक टीम लीडर का काम होता है, दूसरा टीम मेंबर्स का काम होता है। टीम लीडर का मैंने आपको काम बता दिया है। अगर आपको 3 में से 2 ही पॉइंट याद रहे, अगर यहां पे आपको 7 में से 5 ही पॉइंट याद रहे, तो प्लीज मेहरबानी करके लिखना। जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको बताया सारा वही लिखोगे, नहीं। टीम लीडर का काम यह होता है कि उसको एसेस करना है कि डिजास्टर कहां पे आया है, फिर वहां से कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन की किस हद तक डैमेज हुआ है वहां पे। दूसरा, फिर उसके बाद एक सेफेस्ट अप्रोच ढूंढना है, उसको रास्ता ढूंढना है कि हम कहां से उस डिजास्टर एरिया तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्या करना है, हर एक वो इकदाम उठाना है जिसकी वजह से जो उनके टीम मेंबर्स है उनको नुकसान, जानी नुकसान ना हो। ठीक है, और जो टीम मेंबर्स है उनका काम यही है, वो कूल रहे और काम रहे। और दूसरी बात वो ये कि उनको हमेशा पियर्स में काम करना है, ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। ठीक है, और जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनको साथ होने चाहिए, हेलमेट भी साथ होनी चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट ही माना जाता है। और उसके बाद अगर उनको लगता है कि किसी जगह कोई विक्टिम है, उनको पहले ये एसेस करना है कि इस बंदे को क्या हुआ है, और उसी अकॉर्डिंग फिर उसको फर्स्ट एड देना है, फिर उसके बाद उस विक्टिम को सेफेस्ट प्लेस पे पहुंचाना है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, व्हाट शुड बी द अप्रोच टू हेल्प अ फायर बर्न पेशेंट। अगर किसी बंदे को आग लगी होगी तो उस पेशेंट को आपका अप्रोच क्या होगा, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम कैसे उसकी हेल्प कर सके। जिस बंदे को आग लगी होगी, ठीक है, जिस बंदे को आग लगी होगी उस बंदे को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये कहा है कि जो बहुत सारी हेल्प्स हो सकती है, लेकिन जो मेजर हेल्प्स है वो पहले हमें ये होना चाहिए, हम उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं पानी या ब्लैंकेट, और फिर उसके बाद उसको रोल कर सकते हैं ग्राउंड पे, ताकि जो डिग्री ऑफ बर्न है वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके। क्योंकि 1st डिग्री बर्न आपको पता है, इसके बाद हम बताएंगे वो क्या होता है, 2nd डिग्री बर्न, 3rd या 4th डिग्री बर्न, लेकिन आपके सिलेबस में 3 डिग्री बर्न तक ही है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब इस बंदे को कंबल से लिटाया जाएगा तो फिर उसके बाद क्या करना है, जब इसको रोल करना है ग्राउंड पे, ताकि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाए और उसकी वजह से उतनी आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो उससे डिग्री ऑफ बर्न जो है वो कम हो जाए। तो पहला पॉइंट यही है,
कवर द बर्न एरिया, जिसको जो भी एरिया इसको जहां पे भी इसको आग लगी होगी उस एरिया को हमें कवर करना है एक क्लीन क्लॉथ से, एक बहुत साफ सुथरे कपड़े से, ठीक है, ताकि इंफेक्शन ना हो। रिमूव टाइट थिंग्स, और हमें क्या करना है, जल्द से जल्द इसके जो टाइट थिंग्स होंगे, फॉर एग्जांपल रिंग लगी होगी या वॉच लगी होगी, वो जल्दी से निकालने, क्योंकि क्या पता इसको स्वेलिंग हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर वो ना ही रिंग निकलेगी ना ही वो वॉचेस निकलेगी। जो भी टाइट चीजें होंगे तो वो हमें बाहर निकालना है पहले ही। फिर उसके बाद और इसको हमें देते रहना है क्या, फ्लूइड्स, हमें इसको वाटर क्वांटिटी ज्यादा देना है, ठीक है, तब तक जब तक ये कहां पे ना पहुंचे, जब तक ये हॉस्पिटल ना पहुंचे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से बर्न हुआ होगा तो सबसे पहले हमें स्विच ऑफ करना पड़ेगा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। क्या पता हमने इसको हाथ लगाया, हम भी वहीं पे फिर मर जाएंगे, हम भी शॉर्ट सर्किट की वजह से वहीं पे रहेंगे। तो बेहतर है सबसे पहले जब भी जहां पे भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स होगी, उनकी वजह से आग लगेगी, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक जो सर्किट होते हैं उनको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले उनको स्विच ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद हम जो पेशेंट है उसको फिर उसके बाद उसी लायक फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द अप्रोच टू हेल्प ए फायर बर्न पेशेंट। मैं फिर से बता रहा हूं आपका क्या रोल है, मैं फिर से बता रहा हूं आप कैसा अप्रोच दे दोगे, कैसा अप्रोच आप एक उस पेशेंट को करोगे जो आग से जला हुआ होगा, उसके लिए आप क्या करोगे। तो सबसे पहले हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, पानी नहीं होगा ब्लैंकेट का इस्तेमाल करेंगे, ब्लैंकेट से जब उसको रोल करेंगे ग्राउंड पे लिटाएंगे, सो दैट डिग्री ऑफ बर्न जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो है हम क्या करेंगे, जो ये बर्न एरिया है हम इसको कवर करेंगे एक साफ कपड़े से, क्लियर। तीसरा पॉइंट जो है हम जो रिमूव करेंगे, इसको निकालेंगे टाइट थिंग्स, फॉर एग्जांपल रिंग लगी होगी, वॉच लगी होगी, ताकि जो स्वेलिंग होती है जलने से उससे पहले ही हम ये चीजें बाहर निकलेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर वो चीजें नहीं निकलती है। और हम इस पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स देंगे ताकि तब तक जब तक ये हॉस्पिटल ना पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, अगर ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, सबसे पहले वहां पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर आग लगी होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट जहां का मेन स्विच होगा वो ऑफ करना है, फिर उसके बाद उस बंदे को क्या करना है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक्सप्लेन इन डिटेल द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ बर्न्स। आपको बताना है फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न क्या होता है, सेकंड डिग्री ऑफ बर्न क्या होता है और थर्ड डिग्री ऑफ बर्न क्या होता है। तो मैंने सिंपल अल्फाज में ये लिखा है, जो फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न होता है, आउटर स्किन ओनली इज बर्न, उसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो बाहर वाला जो स्किन होता है खाली वही जलता है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, जिसमें जो बाहर वाला स्किन होता है ये है आउटर स्किन, यही खाली जलता है, ठीक है। और स्किन कैन बिकम्स रेड, तो इसमें आप देख सकते हो ये रेड बन सकता है इसका जो स्किन है, और एंड ड्राई, और खुश्क भी हो सकता है, एंड पेनफुल, और बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, ठीक है, फॉर फर्स्ट डिग्री बर्न। तो फर्स्ट डिग्री बर्न क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं, उसका जो आउटर स्किन होता है, जो बाहर वाली जिल्द होती है, वो जल जाता है, फिर से बता रहा हूं, और स्किन कैसा होता है, लाल होता है, और ड्राई खुश्क होता है, और बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। यह है फर्स्ट डिग्री बर्न, ठीक है। तो अब आते हैं हम सेकेंड डिग्री बर्न पे, ठीक है। तो सेकेंड डिग्री बर्न पे आउटर और इनर स्किन जो है वो दोनों जल जाते हैं, दोनों जिल्द, जो अंदर वाली जिल्द होती है, बाहर वाली जिल्द होती है, वो दोनों जल जाते हैं, और स्किन जो है वो रेड हो जाता है, और जो ये स्वेलन है ये सूजा हुआ होता है, या हम कश्मीरी में ये बोल सकते हैं कि वारम खचान, ठीक है। और ब्लस्टर्ड जो है छाले पर जन, जो वो कश्मीरी में हम बोलते हैं तिम थोड़ा तथ क्या वनान तिम सस हिच खचान, ठीक है, तथ चीज वनान क्या, ब्लस्टर्ड, क्लियर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये स्किन है ये बहुत ज्यादा रेड हो जाता है, मैं फिर से बताना चाहूंगा, रेड होता है, स्वेलन होता है, एंड ब्लस्टर्ड होता है, ठीक है। तो ब्लस्टर्ड मैंने आपको कहा, जो छाले पड़ जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं ब्लस्टर्ड, क्लियर। और जो ये स्वेलिन है मैंने आपको कहा कि कश्मीरी में जब बोलते हैं या वारम खचान, ठीक है, तो सूजा हुआ कह सकते हैं इसको उर्दू में। तो और दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है,
क्लियर। तो सबसे पहले बात मैंने आपको फर्स्ट डिग्री भी बताया, मैंने आपको सेकंड डिग्री भी बताया। अब आते हैं हम थर्ड डिग्री बर्न पे। इसमें हर एक लेयर जो सिकिन का होता है वो डिस्ट्रॉय हुआ होता है। इसमें सिकिन लुक्स व्हाइट और ब्लैक, इसमें या तो व्हाइट दिखेगा या तो ब्लैक दिखेगा, और लेस पेनफुल, इसमें उतना ज्यादा पेन नहीं होती है। यह है थर्ड डिग्री बर्न। मेहरबानी करके ये क्वेश्चन कर लेना बहुत आराम से, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। मैं फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट डिग्री बर्न में पेन होती है, सेकंड डिग्री बर्न में भी पेन होती है, थर्ड डिग्री इसमें जो बर्न है उसमें पेन होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। और जो फर्स्ट डिग्री बर्न है उसमें आउटर स्किन जो है वो जल जाता है, जो सेकंड डिग्री बर्न है उसमें आउटर और इनर दोनों जल जाते हैं, और जो उसके बाद थर्ड डिग्री में उसमें हर एक लेयर जल जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट डिग्री बर्न है उसमें स्किन रेड होता है, जो सेकंड डिग्री बर्न है उसमें भी स्किन रेड हो जाता है, जो थर्ड डिग्री बर्न है उसमें स्किन या तो व्हाइट या तो ब्लैक नजर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि जो फर्स्ट डिग्री बर्न है उसमें जो स्किन है वो ड्राई होता है और पेनफुल है, मैंने आपको बताया। जो सेकंड डिग्री बर्न है उसमें स्किन जो है वो स्वेलन और ब्लस्टर्ड नजर आता है, क्लियर। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस होते क्या है, ठीक है। तो सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस जो है रेफर टू द मेथड्स ऑफ बिल्डिंग हाउसेस and structures in such a way that they become earthquake resistant and can minimize damage and loss। फिर से बता रहा हूं, ये जो सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है ये वो मेथड्स है जहां पे हम बिल्डिंग्स को बिल्ड करते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लियर। मैं फिर से बता रहा हूं, वो ऐसे बनाएंगे ताकि जब भी हमें कोई अर्थक्वेक जलजला आ जाएगा वो उस चीज को रेजिस्टेंट करेगा, मतलब वो चीज जो है जो अर्थक्वेक है वो उस पर कोई असर नहीं करेगा, ठीक है। सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस वही प्रैक्टिसेस होती है, वो रेफर करता है वो मेथड्स हम जब बिल्डिंग्स को बनाते हैं या कोई स्ट्रक्चर भी बनाते हैं वो वैसे बनाते हैं ताकि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, क्लियर यहां तक। फिर उसके बाद एंड कैन मिनिमाइज डैमेज, और हम जो डैमेज हमें हो सकता है हम उस चीज को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एंड लॉस, जो भी हमें लॉस होगा उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ड्यूरिंग डिजास्टर्स, जब भी कोई आफत आएगी तो उससे हमें, जब भी हम सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस करते हैं उनकी वजह से जो भी डिजास्टर आता है उसकी वजह से हमें लॉस बहुत कम हो जाता है, डैमेज बहुत कम होता है। बाय फॉलोइंग प्रॉपर गाइडलाइंस एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो भी गाइडलाइंस होंगे, कब, जब हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे उस टाइम, जिस टाइम हमें कोई कंस्ट्रक्शन करनी होगी, ठीक है। द सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग कैन बी ग्रेटली इंप्रूव्ड। सीधी सी बात है, जितनी गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे उतनी सेफ्टी हमें ज्यादा मिलेगी, क्लियर। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप्स कैन बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, जब भी हमें कोई कंस्ट्रक्शन करनी होगी तो हम ये स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो हम जो है हमारे पास जो भी डैमेजेस हो जाएंगे या जब भी कोई आफत आ जाएगी या कोई डिजास्टर आ जाएगा तो उतनी सारी ज्यादा डैमेजेस नहीं होगी, उतना ज्यादा लॉस नहीं होगा, मे भी कुछ लॉस भी नहीं होगा, ठीक है, अगर हमने ये फॉलो किया। फर्स्ट, द सॉइल टेस्टिंग। हमें पहले इस सॉइल को टेस्ट करना पड़ेगा, इस मिट्टी को हमें टेस्ट करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? द सॉइल ऑफ द साइट should be tested to check whether it is suitable for construction or not। मुझे ये देखना है, सॉइल को टेस्ट करना है और उसके बाद ये देखना है क्या ये मिट्टी कंस्ट्रक्शन के लिए सेफ है कि नहीं है, यह है पहला पॉइंट। दूसरा, सिंपल रेक्टेंगुलर बिल्डिंग प्लान। सीधी सी बात है, जहां पे भी आप बिल्डिंग करोगे कोई बिल्डिंग, या आपके मन में ये होगा कि मुझे कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, तो बेटर ये है उस कंस्ट्रक्शन का जो प्लान होगा या तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए या तो वो स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। द बिल्डिंग शुड हैव अ सिंपल रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लान एज दिस शेप परफॉर्मेंस बेटर ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। जब भी अर्थक्वेक्स आते हैं, जो भी स्क्वायर या रेक्टेंगल में जो मकान बने हुए होते हैं उन पे अर्थक्वेक बहुत कम असर करता है,
क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, डोर्स एंड विंडोज प्लेसमेंट। अब ये देखना है डोर्स एंड विंडोज कहां पे रखने हैं। डोर्स एंड विंडोज शुड बी स्मॉल। जो डोर्स है, जो दरवाजे हैं या जो हमारी खिड़कियां हैं, ये बहुत छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। एंड सेंट्रली लोकेटेड, और बीच में होनी चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जब कभी मकान बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं, हम फिर रखते हैं ऊपर ये खिड़कियां लगा के डिजाइन के लिए, लेकिन वो चीज जो है वो उतना अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं होता है। हमें ये चीज फॉलो करना है, जो हमारे दरवाजे या खिड़कियां है वो सेंट्रली लोकेटेड होनी चाहिए। मतलब अगर 2 मिनट के लिए दीवार इतनी बड़ी है तो बीच में जो है वहां पे हमें डोर्स और विंडोज को वहां पे लोकेट करना है। एंड देन लार्ज और कॉर्नर विंडोज वीक इन द वॉल्स। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत बड़ी खिड़कियां या कॉर्नर पे खिड़कियां लगाना, इसकी वजह से क्या होता है, ये ज्यादा मजबूत नहीं रहता है। जो दीवार होती है वो ज्यादा मजबूत नहीं रहती है, और उसकी वजह से क्या होता है, जब भी कोई अर्थक्वेक आता है वो उसको आराम से गिरा सकता है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो भी हम इस बिल्डिंग के लिए या कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कशिर कहावत में अगर वनान कि अगर मकान बनाने वन बनू कम मगर मटेरियल लगू साफ। इसीलिए हर जगह पे आप देखते हो कि एडवर्टीजमेंट होती है सीमेंट की, अंबुजा सीमेंट, ये मैक्स सीमेंट। तो ये क्यों होता है कि ये ऐसे कि आपको जब अब अगर बनानी है बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर बनाना ही है, तो उसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए मटेरियल की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मटेरियल यूजेज मतलब सीमेंट अच्छा होना चाहिए, स्टील अच्छा होना चाहिए, ब्रिक्स अच्छे होने चाहिए, मस्ट बी हाई स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, एंड गुड क्वालिटी, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, एंड प्रॉपर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। ये सीधी सी बात है, टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अब आपने बहुत सारा मटेरियल जो है सारा ओरिजिनल लाया, लेकिन फिर कोई टेक्निक नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई 2 मिनट के लिए कोई ईंट यहाँ पे लगाएगा, फिर दूसरी यहाँ पे, फिर तीसरी यहाँ पे, फिर चौथी यहाँ पे, ऐसे बाहर निकलते रहोगे। तो टेक्निक होनी चाहिए कि हम कैसे एक दीवार को या एक बिल्डिंग को या एक स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक अच्छी टेक्निक होनी चाहिए। तो ये था हमारा सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया, फिर से ये जो वीडियो है फिर से आप थोड़ा सा पीछे लीजिए और फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर मुझे पेपर निकालना होता मैं ये क्वेश्चन रखता, सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस जो है वो क्या होती है। तो आपने समझा, सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती है, ये वो मेथड्स होते हैं जब भी हम कोई बिल्डिंग जब हम हाउसेस को बनाते हैं या कोई स्ट्रक्चर को बनाते हैं, हम उसको उस वे में बनाते हैं ताकि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, मतलब वो अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सके, ठीक है, जलजले को बर्दाश्त कर सके, एंड और उसकी वजह से फिर जो डैमेज है या लॉस है वो कम हो सके, ठीक है। इसलिए ये जो है प्रैक्टिसेस है ये हमें फॉलो करने हैं, और उसमें हमने जो बताया आपको कुछ गाइडलाइंस जो है ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो मकान है, आपकी जो बिल्डिंग है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बन सकती है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग ए डिजास्टर। रोल ऑफ कम्युनिटी, जब भी कोई आफत आती है, जो हमारी कम्युनिटी होती है, लोकल कम्युनिटी जो होती है, उनका क्या किरदार रहता है इसमें, इस आफत आने में। कोई भी डिजास्टर हो, डिजास्टर किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं जो हमारी कम्युनिटी होती है, इनका क्या रोल रहता है जब भी कोई डिजास्टर आ जाता है। तो बेटा मैं सबसे अच्छी बात ये बोलना चाहूंगा, अगर कम्युनिटी अवेयर होगी, अगर कम्युनिटी एजुकेटेड होगी, तो ये मेरा कहना है, कोई भी डिजास्टर उतना नुकसान नहीं करेगा। सबसे अहम और सबसे जरूरी ये है कि कम्युनिटी होशियार होनी चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिटी वो चीज है, ये कम्युनिटी वो लोग है, जब आप डिपार्टमेंट्स को कॉल करोगे, सर ऐसा हुआ है, सर ऐसा हुआ है, सर ऐसा हुआ है, जब तक वो वहां तक पहुंच जाएंगे तब तक कम्युनिटी ने सारा काम किया होता है। तो बेटर है कि जो हमारी कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी एजुकेटेड होनी चाहिए, तब जाके डिजास्टर सबसे मतलब जो लॉस या डैमेज है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर कम्युनिटी एजुकेटेड हो, अगर कम्युनिटी में वो बंदे हो जो
एकदम से घर से निकलेंगे, चाहे रात के 10 बजे हो, चाहे रात के 12 बजे, चाहे रात के 2 बजे हो। कम्युनिटी होशियार होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो कम्युनिटी है ये प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जब भी कोई डिजास्टर, कोई आफत आ जाती है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट टू फेस द इम्पैक्ट। सीधी सी बात है, असर तो सबसे पहले उनको ही पड़ता है, एंड आर ऑफन द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स बिफोर आउटसाइडर्स हेल्प अराइव। सीधी सी बात है, जब तक आपको बाहर से हेल्प मिलेगी तब तक उन्होंने पहले ही रेस्पॉन्ड किया होता है। बेटा मैं यही बता रहा हूं, मैं अभी बता रहा था आपको, जो ये कम्युनिटी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये बहुत, कब जब भी कोई आफत आती है, क्यों, मैंने आपको कहा कि ये वो है जो सबसे पहले फेस करते हैं इस डिजास्टर को। क्लियर? और यही फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स होते हैं। कब? जब तक आपको बाहर से कोई हेल्प मिलेगी तब तक यही तो है जो वहां पे काम करते होंगे। A well prepared and responsible community पहले ही प्रिपेयर होनी चाहिए। इनको ये नहीं देखना है कि कल को आएगी, इनको पहले ही प्रिपेयर रहना है कि अगर कभी भी हमारे इलाके में ऐसा हो गया तो ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए कि उनको पहले ही पता होनी चाहिए कि हमने कहा था ना कहीं कहीं पे कि अगर रजिस्टर, अगर फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आया हमें क्या करना है, अगर ऐसा आया तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले इनको पहले ही प्रिपेयर्ड रहना है। एंड रेस्पॉन्सिबल कम्युनिटी कैन ग्रेटली रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ। मैंने अभी कहा अगर ये वेल प्रिपेयर्ड होंगे, अगर ये रेस्पॉन्सिबल कम्युनिटी होगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी है वो बहुत कम हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। कम्युनिटी होनी चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, उसकी वजह से जो हमें नुकसान होता है जिंदगियों का, ठीक है, लाइफ का या प्रॉपर्टी का, वो बहुत कम होता है। द मेजर रोल्स ऑफ द कम्युनिटी ड्यूरिंग, अब जो यहाँ पे मेजर रोल्स है, तो ये जो पहला पॉइंट है अर्ली वार्निंग एंड कम्युनिकेशन। मैं फिर से बता रहा हूं, जब कम्युनिटी एजुकेटेड हो, वेल प्रिपेयर्ड हो, तो वो पहले ही किसी न किसी कम्युनिटी हॉल में मिलके ये डिसाइड करेंगे कि जब भी कोई आफत आएगी हमें क्या करना चाहिए। पहले कम्युनिकेटेड हो, पहले उनकी कम्युनिकेशन जो है वो गैप नहीं रहनी चाहिए, तो वो पहले ही तैयार रहेंगे। दूसरा, उनको रेस्क्यू कैसे करना है और फर्स्ट एड कैसे करना है, इवैक्यूएशन एंड शेल्टर सपोर्ट, वो कैसे उनको बाहर निकालेंगे, और फिर उन जो वहां पे दबे हुए होंगे लोग या वो विक्टिम्स होंगे उनको वो कैसे शेल्टर सपोर्ट देंगे, कोऑर्डिनेशन विद अथॉरिटीज। और ये जो कम्युनिटी है इनको जरूरी कोऑपरेशन करनी है, किनसे, इनको कोऑर्डिनेशन करनी है अथॉरिटीज के साथ, एनजीओज के साथ या गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं जो वहां से आते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनी रहनी चाहिए, तभी जाके डिजास्टर में जो भी नुकसान होगा वो कम हो सकता है। और वरना कुछ ऐसी लोकेलिटीज होती है अभी वो आए नहीं होते हैं, वो जो फायर सर्विसेज के बंदे हैं पहले ही मारधार, पहले वो अभी तक कहाँ थे, अभी तक ये कहाँ था, अब अरे यार पहले तो इनको आग बुझाने दीजिए, उसके बाद इनके साथ बात करेंगे। लेकिन हमारा तो यहाँ पे यही निज़ाम है, जब भी कोई आएगा हम पहले ही उसी पे फिर स्टार्ट हो जाते हैं, वहां से जलता रहता है सब कुछ, वहां से सब कुछ खत्म हुआ होता है। लेकिन हमारी कम्युनिटी एजुकेटेड कम्युनिटी नहीं होती है, तो वहां पे फिर उसके बाद झगड़ा ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, सो दैट पहले हम जहां पे भी ऐसी आफत आई होगी हम पहले वहां से विक्टिम्स को बाहर निकालेंगे, उसके बाद उनसे आंसर लेंगे कि आप कहां थे अभी तक। लेकिन हम पहले ही वो आंसर उनसे मांग रहे हैं जब तक वहां से बहुत देर हुई होती है, ठीक है। और मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, यही तो मैं बता रहा था, जब हम झगड़ा करेंगे तो उसकी वजह से पीस एंड ऑर्डर जो है फिर वायलेशन होती है उस चीज की, तो हमें क्या चाहिए, हम उसको मेंटेन करें पीस एंड ऑर्डर की। एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन। अब दूसरी बात, ये जो पॉइंट है ना, ये रिहेबिलिटेशन एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन, ये क्या है, ये है कि जब आपने अब निकाला बंदूक को, किसी भी डेब्रिज से निकाला, ठीक है, क्लियर, फिर उसके बाद आपको एज ए कम्युनिटी मेंबर आपको इनको शेल्टर प्रोवाइड करना ही करना है। लेकिन आप 10 दिन के लिए इसको शेल्टर प्रोवाइड करोगे, जो इसका घर तबाह हुआ है वो कौन बनाएगा? हम गवर्नमेंट से मांगते हैं, लेकिन वो 1 लाख 2 लाख देते हैं, लेकिन 1 लाख 2 लाख से मकान तो नहीं बन जाएगा ना। तो हमें चाहिए, हम एज
मेंबर, कम्युनिटी मेंबर, हमें चाहिए कि हम कम्युनिटी में हर एक बंदे से पैसे जमा करें और फिर इनको एक अच्छा सा घर बना के दें, ताकि इनको समझ आएगा जो हमारी कम्युनिटी है, इन्होंने हमें सच में मदद की है। इतना ही नहीं कि हमने इनको एट द टाइम जब इनको अर्थक्वेक आया था, उस दिन इनका घर लुट गया था, इनका घर गिर गया था, तो हमने उस दिन इनकी हेल्प की, बस फिर उसके बाद हम छोड़ देते हैं उनको वैसे ही। लेकिन ऐसी बात नहीं, हमें उसको रिहेबिलिटेट करना है उनको और रिकंस्ट्रक्शन में उनकी मदद करनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग डिजास्टर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब जो रेस्क्यूअर्स होते हैं, बचाने वाले होते हैं, उनके जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, जो रेस्क्यूअर्स होते हैं, बचाने के लिए जो बंदे जाते हैं उन जगहों पे जहां पे डिजास्टर आया होता है, उनको क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट साथ होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वो इक्विपमेंट जो है, पहले ही फर्स्ट एड किट होना चाहिए। और फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए, बैंडेजेस होने चाहिए, एंटीसेप्टिक होनी चाहिए, पेन रिलीवर्स होने चाहिए, सीजर्स होने चाहिए, कॉटन होने चाहिए, ओआरएस होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू टूल्स, ये टूल्स भी होने चाहिए, क्योंकि मे बी इनको वहां पे किसी बंदे को ऊपर लेना होगा, ठीक है, या किसी जगह कुछ तोड़ना होगा, तो उसके लिए इनको क्या चाहिए, रोप चाहिए, लैडर चाहिए, एक्स चाहिए, हैमर चाहिए, स्पेड चाहिए, शोवल चाहिए, बेलचा, क्रोबार चाहिए, वायर कटर चाहिए, साथ चाहिए। ठीक है, तो ये चीज इनको चाहिए, क्योंकि कुछ काटना होता है, कुछ दबाना होता है, या कुछ फॉर एग्जांपल जो मलबा होता है वो उठाना होता है, इसीलिए ये शोवल जो है ये इस्तेमाल होता है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स, तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स अपने लिए होने चाहिए। पहले हेलमेट होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, सेफ्टी शूज होने चाहिए, गॉगल्स होने चाहिए, लाइफ जैकेट्स होने चाहिए, नी एंड एल्बो गार्ड्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी होने चाहिए। कम्युनिकेशन डिवाइस में मोबाइल फोन आता है, वॉकी टॉकी आता है, विसल आती है, फ्लैश लाइट आती है, टॉर्च जिसको हम बोलते हैं, विद एक्स्ट्रा बैटरीज, उसके साथ में बैटरीज भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स, मास्क होने चाहिए इनको, रेन कोट्स होने चाहिए, वाटर बॉटल्स होने चाहिए, एनर्जी फूड होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग होने चाहिए। क्लियर। उसके बाद इवैक्यूएशन एंड सपोर्ट आइटम्स क्या है, स्ट्रेचर होना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रेचर आपको पता है, जिसमें हम उस जो भी विक्टिम होता है उसको फिर उठाते हैं उस ट्रॉली में, ये वही है। ब्लैंकेट होनी चाहिए, कम्बल, इमरजेंसी टेंट होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, नेविगेशन टूल्स, मैप होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, जीपीएस होना चाहिए। क्या पता ये अंदर चले गए तो इनको फिर पता ही नहीं चलेगा हमें किस रास्ते से निकलना था और किस रास्ते से आए, किस रास्ते से निकलना है। तो ये चीजें जो है एक रेस्क्यूअर के पास जरूरी होनी चाहिए। अब मुझे पता है जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे इतनी चीजें कहां याद रहेगी, जो भी याद रहेगा वो लिखना। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखो क्या लिखोगे, रेस्क्यूअर्स के पास ये प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए ताकि वो सेव कर सके लाइव्स, सेफ्टी एंड क्विकली ड्यूरिंग अ डिजास्टर, जब भी कोई डिजास्टर आता है वो कुछ विक्टिम्स को बचा सके। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है उनमें ये है। देखो अब इसकी तरफ नहीं देखते, हम ऐसे ही बताते क्या होना चाहिए, सर लाइफ जैकेट होना चाहिए, हाँ, फिर बस इतना ही याद है ना, और उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रहेगा। मैं फिर से बताऊंगा, टॉर्च होनी चाहिए, विसल होनी चाहिए, रोप होनी चाहिए, अच्छा मैप होना चाहिए, जो भी आपके मन में आएगा ना उस टाइम। ये नहीं कि मैं शफा से लिखा था फर्स्ट एड किट, फिर लिखना बैंडेज, फिर लिखना सीजर्स, फिर लिखना वैसे नहीं, जो भी मन में आए वो लिखो कि उनके पास फर्स्ट एड किट होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं आया तो सीधे लिखो बैंडेजेस होने चाहिए, क्लियर, सीजर होने चाहिए, फिर उसी के बाद लाइफ जैकेट होना चाहिए, फिर उसी के बाद मैंने नीचे का बताया मैप होना चाहिए, गॉगल्स होने चाहिए, मैं यही बता रहा, एंटीसेप्टिक होना चाहिए, मैं बीच में मैप बता रहा हूं, बीच में गॉगल्स बता रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं, जो भी आपको मन में आए वो लिखना। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, रेस्क्यूअर्स के पास क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने कहा था सर हमारी बुक पे लिखा है ABC, तो उनके लिए ABC फॉर्मूला है एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। बट कुछ बच्चों ने कहा हमारा है ADC। बिल्कुल ADC फॉर्मूला है, क्लियर, मैं फिर से बता रहा हूं, ADC फॉर्मूला है, A मीन्स बिफोर द डिजास्टर, D मीन्स ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड C मीन्स आफ्टर द डिजास्टर। क्लियर। ADC भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और ये ABC
अगर आपको एब्रीवेशन आएगी ABC का मतलब क्या है, एब्रीवेशन जो है तो यह है एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। कुछ बच्चों की बुक पे ADC लिखा है, तो आप क्या लिखना है, ADC फॉर्मूला है ये, बिफोर द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ड्यूरिंग द डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड आफ्टर द डिजास्टर रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। क्लियर, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ADC आएगा ADC लिखना, ABC आएगा ABC लिखना। अब अगर ADC आया, फिर से बता रहा हूं, अगर ADC एब्रीवेशन आई, मैं फिर से बता रहा हूं, वो क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि ADC में कोई इंसान कुछ भी लिख सकता है। क्लियर, तो यहां पे ABC की एब्रीवेशन आ सकती है, यहां पे ADC फॉर्मूला आ सकती है। A मीन्स बिफोर द डिजास्टर, D मीन्स ड्यूरिंग द डिजास्टर, C मीन्स आफ्टर द डिजास्टर। क्लियर, नाउ नेक्स्ट बताइए फर्स्ट एड में क्या क्या चीजें होती है, फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीजें होती है, मैंने आपको अभी कहा। ठीक है, तो फर्स्ट एड किट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक के घर में होना चाहिए, ये हर एक गाड़ी में होना चाहिए, जहां स्कूल में होना चाहिए, ये बसेस में होना चाहिए, जहां पे भी हो फर्स्ट एड किट साथ होना चाहिए। दैट्स वाई जब भी हम कोई नई गाड़ी लाते हैं उसमें फर्स्ट एड किट वहां से ही होता है, क्योंकि जो मामूली चोट आती है ना, तो उसका जो इलाज है वो हम अपने एंड से कर सकते हैं, और हम दूसरों को भी फर्स्ट एड दे सकते हैं, सीखना है। ठीक है, अब जो फर्स्ट एड किट है इसमें क्या होना चाहिए, बैंडेजेस होने चाहिए मुख्तलिफ साइजेस के, स्टेराइल कॉटन एंड गॉज होना चाहिए। ये जो स्टेराइल कॉटन जो है ये साफ कपड़ा होता है। ठीक है, तो उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन होनी चाहिए, डेटॉल होना चाहिए, सेवलॉन होना चाहिए, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होना चाहिए, बर्न ऑइंटमेंट होना चाहिए, सीजर्स एंड ट्वीजर्स। ठीक है, ये चुमटा है, ये ट्वीजर्स, एडिसिव टेप या प्लास्टर्स होने चाहिए, पेन रिलीवर्स, पैरास्टामोल या एस्पिरिन, मेडिकल ग्लव्स होना चाहिए, थर्मोमीटर्स होने चाहिए, सेफ्टी पिन्स होने चाहिए, ऑरल मतलब जिसको हम ORS रिहाइड्रेशन साल्ट्स, क्रेप बंदेज फॉर स्प्रेन्स। तो जो ये क्रेप बंदेज है तो हम क्या बोलते हैं, हम क्रेक बंदेज बोलते हैं, तो ये क्या है, क्रेप बंदेज है। ठीक है, फॉर स्प्रेन्स, ये स्प्रेन्स मतलब जॉइंट्स। ठीक है, जब भी जॉइंट्स अलग होते हैं तो उस टाइम हम क्रेप बंदेज का इस्तेमाल करते हैं। हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, आई वॉश, सलाइन सोल्यूशन होना चाहिए, फर्स्ट एड मैनुअल होना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट होना चाहिए। देखो बेटा, ये यहाँ पे 15 कंस्टिट्यूएंट्स है, लेकिन आपको कहाँ एग्जाम में 15 कंस्टिट्यूएंट्स याद रहेंगे। क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स वाला, क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला, तो 15 लिखेंगे नहीं, बैंडेजेस लिखेंगे, सीजर्स लिखेंगे, ट्वीजर्स लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं, एंटीसेप्टिक लिख सकते हैं, पेन रिलीवर्स लिख सकते हैं, जो आपके मन में आएगा उस टाइम वो लिख लेना। ठीक है, तो इन 15 में से 5-6 लिखना। ठीक है, नेक्स्ट, इसी के साथ हमारा जो ये है डिजास्टर मैनेजमेंट ये क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बहुत अच्छे से फिर से पढ़ोगे, फिर उसके बाद मुझे भी वहाँ पे कमेंट्स दे दोगे कि सर हाँ हमें ये डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया। ठीक है, और मेहरबानी करके जो ये बंदे ये वीडियो देखेंगे, मेहरबानी करके अगर उनको फ़ायदा मिलेगा, मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।